बच्चों अपन ने सेक्शन 77 स्टार्ट कर दिया था। 77 का 1 सिंपल बोलता है भाई आपकी जो प्रॉपर्टी चार्ज क्रिएट की वो इंडिया की भी हो सकती है और इंडिया के बाहर के भी, वो टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। साफ साफ बोल दिया प्लीज साइन कर कर, कंपनी भी और वो बैंक जो कि हमारा चार्ज होल्डर है, दोनों साइन कर कर चार्ज फॉर्म 1 किसको देंगे, आरओसी को 30 दिन के अंदर। नहीं हो पा रहा है तो प्लीज कंपनी खुद जाकर रिक्वेस्ट करो आरओसी से कि नहीं दे पाएंगे छूट दो, तो वो छूट दे सकता है। अमेंडमेंट से पहले है तो 300 का, और अगर अमेंडमेंट के बाद है तो 60 डेज का। इसमें भी नहीं होता है तो 300 वाले को 6 महीने का टाइम मिल जाएगा और 60 डेज को फर्दर और 60 डेज मिल जाएगा। पढ़ चुके हैं? कुछ नहीं। सब सेक्शन 2 बोलता है सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। 3 बोलता है दोनों काम साथ में होंगे तब कंप्लीट होगा। 4 बोलता है पुराना वाले चार्ज को मत हार्म पहुंचाना अगर नया चार्ज क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि आपने ये पूरा बेरेट की लैंग्वेज से पढ़ लिया है, अब आपकी बुक में आएंगे। हेडिंग क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सेक्शन नंबर 77, 78, 79। लेकिन हम डिटेल में क्या पढ़ चुके हैं, 77। चलिए फोकस करेंगे 77 को। क्या लिखा है 77 का 1, फटाफट 1 रीड करो और देखो समझ में आ रहा है क्या। दोनों के साइन होने चाहिए। रिपीट, पूरी सारी चीजें रिपीट है। आ जाओ। द प्रोविजन एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज सेक्शन 77, ये क्या लिखा है, मिटाटिस मिटेंडिस मतलब कॉपी पेस्ट, ये लैटिन वर्ड है। इन्होंने कहा मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि यहां हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। अगर मान लो आपने इसको क्या किया, मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई करते टाइम पर भी सेम प्रोसीजर है। मैं भी चार्ज क्रिएट कर रही हूँ तो 30 डेज के अंदर, तो मॉडिफिकेशन के लिए भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 30 डेज। चार्ज 30 डेज के अंदर क्रिएट नहीं कर पा रही तो एप्लीकेशन दे रही थी कंपनी आरओसी को, तो फर्दर 60 डेज मिल रहे थे, फिर से फर्दर 60 डेज, मतलब मॉडिफिकेशन को भी लेकर नहीं कर पाओगे तो सेम सारी चीजें मोटाटिस मोटेंडिस। समझ में आ गया? चलिए, इन्होंने कहा पहले क्रिएट तो देख लो। आ जाइए रूल्स के साथ। वेयर द चार्ज इज क्रिएटेड विद इन और आउटसाइड, ये पूरा का पूरा सेक्शन 77 का क्या है, सब सेक्शन 1 है। बस इनका प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा है, देख लो। ठीक है, क्या लिखा है, चार्ज कहाँ क्रिएट हो रहा है, इंडिया की प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, और अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो उसमें भी क्रिएट कर लो। चार्ज इज क्रिएटेड किसमें, टेंजिबल और इनटेंजिबल, आपकी प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। रिपीट, लोकेशन ऑफ द एसेट कहाँ हो सकता है, विद इन और आउटसाइड। रिपीट, टाइम लिमिट क्या है, 30 डेज, 30 डेज का टाइम लिमिट। चलिए, रजिस्ट्रार के पास फॉर्म कौन सा भेजोगे, चार्ज 1, अगर आपकी कंपनी अदर देन डिबेंचर वाला कर रही है, डिबेंचर के लिए 9। क्लियर है, सेम कॉपी पेस्ट है। चलिए, इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, सेम बातें, कुछ एडवोलोरम पढ़ा था, एडिशनल फीस पढ़ा था, सेम कॉपी पेस्ट। एडिशनल फीस लगेगी और वैल्यू के अकॉर्डिंग फीस लगेगी। चलिए, इन्होंने कहा इनकेस चार्जेस क्रिएटेड मॉडिफाइड बिफोर द अमेंडमेंट कमेंसमेंट, क्या लिखा है 2019। अमेंडमेंट आया था कब, आया था 2019 में। हमने वहां जो लैंग्वेज पढ़ी बेरेट की वो क्या पढ़ी, 2019। लेकिन अगर ये कोई ऐप होता तो उस ऐप में आपको पता चल जाता कि विद इफेक्ट कहां से, इन्होंने बोल दिया आया तो कब था, 2019। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा अमेंडमेंट 2019 में आया था, लेकिन क्या लिखा है विद इफेक्ट। इफेक्ट कहां से आ चुका था, एप्लीकेबल कब से हो गया था, 2018। डेट देखो 2 तारीख 11 मतलब नवंबर, नवंबर से इफेक्ट में आ गया था, मतलब नाम इसका 1919 है, लेकिन ये एप्लीकेबल कब से था, 18। क्या प्री भी हो सकता है एप्लीकेबल, हाँ हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है, लैटिन वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब बैक डेट से। 2019 में आया लेकिन इफेक्ट में कब आ गया था, नवंबर 2018 से। तो हमारे लिए वो डेट 2019 की नहीं रहेगी, 1 जनवरी नहीं रहेगी, क्या रहेगी, 11/2/11/2018। तो ये डेट उन्होंने दे दी। चलिए, क्योंकि ये ज्यादा डिटेलिंग बता रहे हैं। चलिए, डिटेलिंग में उन्होंने क्या बोल दिया, अगर आपका केस उस डेट से पहले का है तो एक्सटेंशन कितने का मिलेगा, 300 दिन का मिलेगा ना। इस टाइम पर भी नहीं कर पाए तो कितना मिलेगा, 6 महीने और। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल देखकर बताया था। ठीक है, 300 दिन की कैलकुलेशन, फिर उसके बाद 6 महीने की, तो ये इन्होंने दे दिया है दी फॉलोइंग एडिशनल फीस। इन्होंने कहा नीचे ने एडिशनल फीस दे रखी है, ये फीस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको फिर भी शॉर्ट में बता रही हूँ। इन्होंने कहा कितने दिन डिले हुआ है, 300 दिन है ना, इन 300 दिन में आप कितने दिन डिले हो रहे हो। इन्होंने कहा भाई 30 दिन है तो जो भी एक नॉर्मल फीस होती है, आरओसी में चार्ज फॉर्म 1 भेज रहे हो ना, फीस तो नॉर्मली भी लगेगी, फीस तो लगेगी। आरओसी में एमसीए के पास कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा जीरो फीस में नहीं जाता है, डॉक्यूमेंट है, कंप्लायंसेस है, दैट मींस फीस तो पक्की है। समझ में आ रहा है? एडिशनल फीस वो क्यों ले रहे थे, क्योंकि अब आप लेट हो इसीलिए। तो इन्होंने कहा एक नॉर्मल फीस तो है, हम आपसे एडिशनल ले रहे हैं, तो नॉर्मल फीस का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स।
अगर आप डिले कितना हो रहा है 30 से 60 के बीच में, कितना 4 टाइम्स, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, बस वही बता रहे। लेकिन ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप काम करोगे, वर्किंग करोगे, तो वर्किंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? क्योंकि फीस कैलकुलेट करोगे ना। ठीक, चले। फीस, नॉर्मल फीस तो लगेगी। एक्चुअली ये 6 महीनों को लेकर इन्होंने साथ में बोल दिया, 6 महीने में लगेगी, इन्होंने साथ में बोल दिया है ना। 300 और 6 मंथ दोनों साथ में वो बोल रहे, ठीक है। चलो, क्योंकि 180 डेज किस में होंगे, 180 डेज मतलब क्या, 6 महीने, ये 6 महीने वाली की फीस की बात करें। समझ में आया? अगर 300 दिन हो तो उसमें एडिशनल फीस नहीं है, 6 महीने वाले। तो ये जो फीस दे रखी है किसको दे रखी है, 6 महीने को लेकर। क्लियर है? चलिए, अब मेरा केस अमेंडमेंट से पहले का नहीं, अमेंडमेंट के बाद का है। तो मुझे पहले कितने डेज मिलते थे, 60 डेज मिलते थे। नहीं कर पाई इसमें तो फर्दर और 60 डेज, फर्दर 60 डेज। लेकिन अब उसमें मुझे फीस कितनी लगी, एड वैलोरम फीस लगी। सेम बातें हैं, पढ़ चुके हैं। चलिए, द पीरियड ऑफ डिले, इन्होंने कहा भाई दो कैटेगरी बता दी, स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी। बोले तो ओपीसी और स्मॉल कंपनी बोल सकती हूँ। इन्होंने कहा अदर देन मतलब नॉर्मल बड़ी कंपनी। ओपीसी एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी तो छोटी ही कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल बड़ी बड़ी कंपनीज है, इन दोनों की फीस अलग अलग है। साफ साफ बोल दिया। अगर 30 दिन का डिले है, किसकी बात हो रही है, आफ्टर अमेंडमेंट की बात हो रही है। आफ्टर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट में आपको कितने डेज मिलते थे पहले, नॉर्मल फीस तो 30 डेज में लगेगी। नॉर्मल फीस, आरओसी को 30 दिन के अंदर चार्ज फॉर्म 1 देना है, नॉर्मल फीस तो लगेगी। डिले हो गया कितनी, 60 डेज मिलता था एडिशनल फीस के साथ। इन्होंने कहा कि पहला डिले 30 डेज का है। इन्होंने कहा ये वही है 30 + 30 60, तो इन्होंने लिख दिया, अंदर लिख दिया ब्रैकेट में, अप टू 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन मॉडिफिकेशन। अदरवाइज एक्स्ट्रा क्या है, 30 है, एक्स्ट्रा 30 डेज दी डिले। पहले 30 को भी ये कंसीडर कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा भाई स्मॉल कंपनी तो 3 टाइम्स, अगर स्मॉल कंपनी नहीं है तो 6 टाइम ऑफ नॉर्मल फीस। समझ में आ रहा है? पक्का? नीचे फिर उन्होंने क्या बोल दिया, मोर देन और 30 डेज जाता है, मतलब वो 60 डेज खत्म। अब आप जंप करते हो नेक्स्ट में, उन्होंने क्या बोल दिया, अप टू 90 डेज डिले। इन्होंने ब्रैकेट में क्या बोल दिया, 120 डेज। क्या 120 डेज समझ पा रहे हो, 30 + 30 दोनों को मिला के 60 + 60, 60 60 इज इक्वल टू 120। समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा छोटी कंपनी को लेकर 3 टाइम्स, बड़ी कंपनी को लेकर 6 टाइम्स। और उन्होंने प्रॉपर ऐसे परसेंटेज बोल दिया, एड वैलोरम फीस मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो जो भी वैल्यू होगी पहले वो वैल्यू लिख दो, 1 करोड़ 10 करोड़ जो भी है, उसमें कितना लगा दो, फिर 0.025। और इसमें क्या बोल दे, 0.05। बड़ी कंपनी में ज्यादा लगेगा, इसमें 0.25, ये 25 बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, 50 बोल रहा है। क्लियर है? चले, सेम सारी बातें गिजिबिटी। अब मुझे बताओ, जो हमने शॉर्ट में पढ़ लिया था, ये पूरा पेज समझ में आ रहा है? ठीक है, पूरा एक बार रीड करना, इलस्ट्रेशन खुद रीड कर लेना, सेम बातें कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन खुद रीड करना। चलिए फटाफट टेस्ट योरसेल्फ, रीड करो, बताओ। पक्का? पक्का? करेक्ट है। चलिए, अब इन्होंने बोला है वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले मुझे इंस्ट्रूमेंट बताओ क्या होता है, डॉक्यूमेंट। यहाँ पे किस डॉक्यूमेंट की बार बार बात हो रही है, टाइटल डीड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, खुद एक बार बस लॉजिक लगाओ, प्रॉपर्टी के पेपर, बहुत क्लोज हो, बस समझ नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे, किसमें साइन कर रहे हैं, चार्ज क्रिएट करने का है। बैंक के पास जाकर एक अग्रीमेंट बनाया हमने, हमारी आईटेक्स कंपनी बैंक से ले रही है लोन। ये बिल्डिंग आईटेक्स की नहीं है, लेकिन हाँ गिरवी रख रही है हमारी, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्चुअली में हम मालिक तो है नहीं। चलिए मान लो ये हमारी बिल्डिंग है, तो अब मैं इस प्रॉपर्टी को गिरवी रखने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक अग्रीमेंट किया साइन। इस अग्रीमेंट में हमने क्या लिखा है कि हमने बैंक से इतने का लोन लिया है, बदले में इस बिल्डिंग की प्रॉपर्टी के जो पेपर है गिरवी रख दे। ये एक अग्रीमेंट में लिखा जाएगा, प्रॉपर्टी के पेपर तो अलग से दूंगी, साथ में एक अग्रीमेंट भी तो होगा। उस अग्रीमेंट में बैंक ने भी साइन किया, मैंने भी साइन किया, तो अब क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। तो क्या मैं इसे एक नॉर्मल अग्रीमेंट नहीं बोलूंगी, अग्रीमेंट वाना, लोन अग्रीमेंट बोलूँ अब इसे, ठीक लग रहा है, लोन अग्रीमेंट वाना, मैंने तो लोन लिया है ना, प्रॉपर्टी गिरवी रही, लोन अग्रीमेंट है।
तो इसे टेक्निकली बस ये लोग क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट से मतलब इनका क्या है, उस लोन अग्रीमेंट से जिस अग्रीमेंट में लिखा है कि इस बंदे ने इतना इतना लोन लिया है, इसके बदले में ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, दैट्स इट। क्लियर है? चलिए, तो इन्होंने कहा कि भाई उसको एक बार वेरीफाई कर लो सही अग्रीमेंट है कि नहीं। द कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट, जो कि प्रूफ है, एविडेंस है, किस चीज का एविडेंस है, क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया, चार्ज, या फिर वो प्रूफ है क्या हो गया है, मॉडिफाई हो गया है। अगर मैंने 100 करोड़ का लोन लिया था, अब मैं इसको दोबारा से चेंज करना चाहती हूँ, फिर से गई बैंक के पास, दूसरा एक अग्रीमेंट बनाया और उसको क्या किया, मॉडिफाई, 100 की जगह पे 200 का कर दी, तो दूसरा अग्रीमेंट। तो उन्होंने कहा चाहे क्रिएट करने का हो चाहे किसका हो, मॉडिफिकेशन का हो, रिक्वायर्ड टू बी फाइल रजिस्ट्रार, ठीक है, लेकिन उसको शेल भी क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा विद इंस्ट्रूमेंट और डीड। डीड बोल दिया उन्होंने, इंस्ट्रूमेंट से मतलब क्या, डीड, कौन सी डीड, वही चार्ज क्रिएट करने वाली डीड, ठीक है। जो ये डीड है solely to the property situated, चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, ठीक है। द कॉपी शेल बी वेरीफाइड बाय द सर्टिफिकेट इशूड आइदर अंडर द सील इफ एनी कंपनी अंडर द हैंड ऑफ द, इन्होंने कहा कंपनी में अगर सीएस है तो सीएस, अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर के द्वारा ऑथराइज किया हुआ कोई भी बंदा, ये सब वेरीफाई कर देगा। बस वो इन शॉर्ट ये बोल रहे, वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। सेम घिसी बात है, एक ही बात। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, सुना सुना लग रहा है, हमने पढ़ा था subsequent registration not prejudice any right, जो ऑलरेडी जो भी राइट्स है उन सबको इफेक्ट करेगी नहीं, हार्म पहुंचाएगी नहीं, हेडिंग से समझो और कुछ नहीं। नॉन एप्लीकेबिलिटी है सर्टेन चार्जेस ऑन द प्रिस्क्राइब इन कंसल्ट, किससे बार बार कंसल्ट करते हैं हम लोग, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई से एक बार कंसल्ट करेंगे, आरबीआई जिसको मना कर देगी उस पर ये नहीं लगने वाला। हेडिंग बताओ, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन चार्जेस, सेक्शन 77 का 1 स्टेट क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन शेयर शेल नॉट बी अप्लाई, चार्ज में बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद दी आरबीआई। सीजी किसी को भी माफ कर सकती है कि तुम्हें अपने चार्ज को रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस वो एक बार किससे पूछेगी, आरबीआई से। चिल्लर बातें। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, आप ही बताओगे, हेडिंग समझो। अगर किसी चार्ज को आपने क्रिएट किया लेकिन आरएस के पास रजिस्टर्ड नहीं किया, बताओ क्या होना चाहिए, वैलिड ही नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा। क्या सामने वाला पैसा मांग पाएगा, कंपनी ने, आईटेक्स कंपनी ने लोन लिया और गिरवी रखा प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चार्ज क्रिएट करने की, कंपनी की। कंपनी ने कहा भाई अच्छा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलो हमने चार्ज क्रिएट रजिस्टर्ड नहीं करेंगे आरओसी के पास। अब जब रजिस्टर्ड नहीं किया, कल को बैंक हमसे रिकवरी करने आएगा, कर सकता है क्या, नहीं, ये एग्रीमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। ऑल टाइप्स ऑफ चार्ज जो भी है, इन्होंने साफ साफ बोल दिया, अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया तो वॉइड हो जाएगा अगेंस्ट किसके, लिक्विडेटर, और क्या बोल दिया, एनी अदर क्रेडिटर। यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये ना लिक्विडेटर कुछ रिकवरी करवा पाएगा, मान लो कंपनी वाइंड अप हो रही है तो लिक्विडेटर कायदे से क्या करता है, सिक्योर क्रेडिटर की लिस्ट बनाता है, क्या वो बैंक सिक्योर क्रेडिटर की लिस्ट में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी तो है ही नहीं। सिक्योरिटी तो तब मानी जाती है जब वो क्या हो जाता, रजिस्टर्ड हो जाता, रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। द लिक्विडेटर ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इग्नोर कर देगा कि चार्ज कैन ट्रीट एज द क्रेडिटर, साफ साफ बोल दिया, उसे वो क्या ट्रीट करेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब अनसिक्योर्ड है तो मतलब रिस्क आ गया, ठीक। वॉइड एज अगेंस्ट एनी क्रेडिटर, इन्होंने सिचुएशन एक ही बताई है, दो अलग तरीके से। इन्होंने एक वाइंडिंग अप का सिचुएशन बोल दिया कि लिक्विडेटर से क्या कर देगा, इग्नोर, लिक्विडेटर के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और दूसरी सिचुएशन उन्होंने क्या बताया, क्रेडिटर, इफ सब्सिक्वेंट चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द सेम प्रॉपर्टी, सब्सिक्वेंट चार्ज एक ही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक है, सब्सिक्वेंट चार्ज, हमने 3 टाइप के चार्ज पढ़े थे काइंड में, परिपासु, एक्सक्लूसिव और फर्दर। तो ये किसकी बात कर रहा है, सब्सिक्वेंट कहाँ था, ये वर्ड ही नहीं था, फर्दर, ठीक है। चलो, तो सब्सिक्वेंट चार्ज से मतलब हमारा क्या है, फर्दर चार्ज। सब्सिक्वेंट चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द सेम प्रॉपर्टी, अर्लियर चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड। खुद सोच समझ कर जवाब देना। अब तुम्हारे सामने एक केस है, 1 जनवरी को मैंने एक चार्ज क्रिएट किया एक प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी का नाम था ए प्रॉपर्टी। 4 महीने बाद उसी ए प्रॉपर्टी को मैं दूसरे बैंक में जाके चार्ज क्रिएट करती हूँ, ठीक है, दोनों में चार्ज क्रिएट किया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन बाद वाला का करवाया, पहले वाले का नहीं करवाया। अब इंपॉर्टेंस मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, वेरी गुड। Subsequent charge is treated on the same property, earlier charge is not registered, तो earlier charge would have no consequence. Other charge is registered, तो क्या लिखा है, priority other को मिलेगी, subsequent को मिलेगी।
फर्स्ट वाले ने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज की कोई वैल्यू नहीं है। इन अदर वर्ड, दूसरे सेंस में वो एक ही बात कर रहे हैं, लेटर चार्ज सोल्ड, प्रॉपर्टी सोल्ड इन द ऑर्डर टू रिकवर इट्स मनी, बाद वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगी क्योंकि पहले वाले ने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। इसीलिए बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाने की अभी हम डिटेल में जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो साफ साफ बोल दिया है कि सबसे पहला काम किसका है, कंपनी का। कंपनी अगर नहीं करवा रही ना तो बैंक को आगे आना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर कंपनी को करवाना है। ये कंपनी नहीं करवा रही ना, बैंक आगे आए और बैंक अप्रोच करेगा किसको, आरओसी को, कि भाई हमारा ये रजिस्ट्रेशन है। फिर आरओसी एक लेटर भेजेगी, एक नोटिस भेजेगी, किसको भेजेगी, कंपनी को। कंपनी ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुमने क्यों नहीं किया, क्या दिक्कत थी, बात करेगी, पूछेगी, या तो कंपनी खुद करेगी, ठीक है, या तो वो कुछ नहीं कर रहा तो अब आरओसी क्या कर देगा, क्योंकि बैंक ने बताया उसके अकॉर्डिंग उसको प्रूफ तो दे देगा, वो सारे काम कर लेगा। बैंक वाला फिर पूरा रिकवर करेगा क्योंकि आरओसी की प्रोसेस में लगती है आरओसी की फीस। ये फीस किसकी लगनी थी, कंपनी की। अभी किसने पे किया, बैंक ने, तो बैंक फिर ये पूरा पैसा उसे रिकवर कर लेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए उसके साथ धोखा ना हो तो पहली प्रायोरिटी कंपनी की, लेकिन हाँ बैंक को भी क्रॉस चेक कर लेना है कि भैया एमसी में वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो भाई उसको पहुंच जाना है। क्लियर है बच्चों। चलिए तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है। नेक्स्ट, नॉटविथस्टैंडिंग वर्ड का मीनिंग बताओ। मेरे सामने कोई स्टैंड नहीं करेगा, मैं हमेशा प्रिवेल करूंगा। नो चार्ज क्रिएट बाय द कंपनी बाय द लिक्विडेटर पॉइंट, जो भी है एज द केस में भी एनी क्रिएटर, अनलेस क्या ना हो, ड्यूली रजिस्टर्ड या फिर सर्टिफिकेट। कुछ सेक्शन याद आना चाहिए। सेक्शन 77 का 4 पढ़ा था, 1 बोल रहा था क्रिएट करना, 2 बोल रहा था सर्टिफिकेट मिलना, तीसरा क्या बोल रहा था, नॉटविथस्टैंडिंग। तो तीसरा वाला बोल रहा था नॉटविथस्टैंडिंग, 3 था ये, मतलब ठीक है, लिखा नहीं है ना इन लोगों ने। चलिए तो सब घिसी पिटी नीचे सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने सेम वही बातें कर रखी है। क्लियर है बच्चा। घिसा पिटा सबका एक ही कंक्लूजन, रीड कर आएंगे और डिस्कस मैं करूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। केसेस पूरा एक ही है, कंक्लूजन में जाना सीधा। कुछ सुना सुना सा दिख रहा है, पढ़ा पढ़ा सा। चार्ज टू फॉर्म किसके लिए था, कंपनी देगी सर्टिफिकेट। चार्ज फ्री किसका था, मॉडिफिकेशन, सेम रिपीट है। इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज एंड इट्स सर्टिफिकेट कहाँ पढ़ा था, 77 के 3 में पढ़ा था। अभी नॉटविथस्टैंडिंग में वही पढ़ा, रिपीट। केसेस दिख रहे हैं। फिर पहला क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है, एप्लीकेशन। अब हम एप्लीकेशन दे रहे हैं किस चीज के लिए, रजिस्टर्ड करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, सेक्शन क्या लिखा है 78, मतलब ये 78 कनेक्ट करके बोला है, 77 की बात हो रही है। एप्लीकेशन दिया चार्ज के लिए, कंपनी क्या हो गई है, मतलब यहाँ 78 है, 77 क्या बड़ा था, 30 डेज के अंदर दिया, बोलो हाँ 30 डेज के अंदर किया। नहीं कर पाए तो केस कौन सा है, बिफोर 2019 की आफ्टर, बिफोर में 300 ये सब पड़ा था, 77 ये 78 है। ये क्या कह रहा है, एप्लीकेशन देने का, नहीं दे पाए, फेल हो गए हो, विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज नहीं दे पाए हैं। चार्ज होल्डर कौन है, चार्ज होल्डर कंपनी की, बैंक, बैंक में अप्लाई, जो मैं अभी आपको बता रही थी ना कि काम कंपनी का है, काम कंपनी का है, कंपनी ही करेगी, कंपनी ही करेगी 30 दिन के अंदर। हमने देखा कि 30 दिन के अंदर कंपनी नहीं आई, अब कौन सामने आएगा, चार्ज होल्डर बैंक आएगा। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी से पूछते रहे, इंश्योर करे कि आपने विद इन 30 डेज के अंदर क्रिएट किया है कि नहीं, क्योंकि उसके साथ धोखा हो सकता है। अभी हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े ना कि भाई धोखा हो जाएगा। तो बैंक में अप्लाई टू आरओसी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। चलिए बैंक ने अप्लाई किया। आफ्टर रजिस्ट्रेशन चार्ज होल्डर ये पैसे किससे रिकवर करेगा, एडिशनल फीस के साथ जो उसने आरओसी को दिया है, किससे रिकवर करेगा, फ्रॉम दी कंपनी, कंपनी से करेगा। चलिए इन्होंने कहा विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, जो भी सेक्शन 77 में दे रखा है, 77 में क्या दे रखा था, वही 30 डेज। अब हम लोग आफ्टर 2019 के अमेंडमेंट के बाद ही आएंगे, तो पहले 30 डेज में हमने कंपनी को मौका दिया। अब कंपनी की तरफ से एप्लीकेशन आएगी कि हम नहीं आए, लेकिन कंपनी तो आई नहीं है, तो अब एप्लीकेशन कौन देगा, बैंक। चार्ज होल्डर बैंक बोलेगा आरओसी को कि आरओसी ये कंपनी नालायक है, नहीं आ पाई है, हम आ रहे हैं। तो सेम उसको वही 60 डेज मिलेंगे, फिर वो 60 डेज इन सब के लिए जहां जहां जो जो फीस देनी है वो अब कंपनी ना देकर कौन दे रहा है, बैंक, तो आगे चलकर वो वसूल कर लेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड आपके लिए, बैंक के लिए भी सेम वही है जो सेक्शन 77 में गिवन है। यहाँ तक चीज क्लियर है। अलॉन्ग विद वही एडिशनल एड वैलोरम जो किसको लगनी थी, कंपनी को, वो अभी कौन दे रहा है, बैंक, रिकवर कर लेगा। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। कितने बच्चों ने यही कंक्लूजन निकाला कि कुछ और निकाला,
यही निकाला, समझ में आ गया था, आ गया था। चलो अब क्या हो रहा है, मैंने आपसे ये भी बताया कि जब बैंक की रिक्वेस्ट आती है तो अब आरओसी इस केस में क्या कहेगा, कंपनी से पूछेगा नोटिस देकर कि भाई तुम कहाँ थे, तो वो उसी नोटिस की बात करे। आरओसी मे इशू नोटिस टू दी कंपनी कॉलिंग शो कॉज, शो कॉज मतलब रीजन बताओ, सच एप्लीकेशन ऑफ द चार्ज होल्डर, ये चार्ज होल्डर क्यों आया है, आप क्यों नहीं आए, रीजन बताओ, ठीक है। आरओसी में इटसेल्फ रजिस्टर द चार्ज, या तो वो उधर नोटिस भेजेगा और यहाँ पे साथ में क्या करेगा, चार्ज क्रिएट कर देगा, सॉरी रजिस्ट्रेशन कर देगा। द कंपनी में शो, या तो कंपनी कोई कुछ शो नहीं कर रही है तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब कंपनी जानबूझ के डिले करने का नाटक कर रही है तो वो रजिस्ट्रेशन कर लेगा खुद से। लेकिन या फिर दूसरा क्या हो सकता है, वो रीजन बताएगी। अगर कंपनी ने सफिशिएंट कॉज दे दिया नॉन रजिस्ट्रेशन का, तो जो भी वो सुने अब कंपनी, सॉरी बैंक, आरओसी, आरओसी सुन रहा है, इफ नो शो कॉज इन शोन, तो उन्होंने क्या बोल दिया, रजिस्ट्रेशन तो किसी भी हालत में होके रहेगा, कितने दिन में, 14 डेज आफ्टर गिविंग दी नोटिस टू दी कंपनी, मतलब 14 दिन के अंदर सामने वाले कंपनी को रिप्लाई कर देना। अब मुझे बताओ पूरी प्रोसेस समझ में आए, पहले कंपनी आके 30 दिन के अंदर करेगी, नहीं करेगी तो कौन सामने आएगा, बैंक आएगा, चार्ज होल्डर आएगा, चार्ज होल्डर किसको अप्लाई करेगा, आरओसी, सेम वही टाइम पीरियड 60 डेज जो इसको मिल रहे थे, ठीक। चलिए जैसे आरओसी के पास ये बात पहुंचेगी एप्लीकेशन, आरओसी किसको अप्रोच करेगा, कंपनी को, पूछेगा क्या रीजन है, या तो वो मे लिखा है बच्चा, आरओसी में क्या लिखा है, मे, वापस आरओसी मे इशू नोटिस, नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, चार्ज क्रिएट कर ले, या तो डायरेक्ट चार्ज क्रिएट कर, सॉरी रजिस्टर्ड कर ले, या फिर शो कॉज नोटिस जो भेजा उसका रिप्लाई आ जाए, रिप्लाई आने के बाद आए तो बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया, 14 दिन के अंदर वो अपने आप क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन। तो जो भी आपने अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ा, ये बस क्या दे रखा है, ये देखो सेम सारी वही चीजें पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, बन जाएगा पक्का। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, हमने प्रॉपर्टी खरीदी है और उसे क्या कर रहे हैं, चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बच्चा, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, सेम घिसी पिटी बातें, मॉडिफाई घिसी पिटी बातें, बहुत रिपीटेशन है बच्चा। अब ये पूरी समरी है, अब मुझे बताओ क्या ये पढ़ के समझ में आ रहा है, पहले खुद पढ़ेंगे जल्दी। समरी समझ में आ गई, ये क्या लिखा है, फिर से प्रोसीजर आ गया, जनरल प्रोसीजर क्या, बोर्ड मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग, ऑथराइजेशन, फिर फॉर्म क्रिएट करने का, केस स्टडीज, यहां से कल मैं पढ़ाऊंगी, इससे पहले का मुझे पूरा कंप्लीट चाहिए, बात समझ में आ गई, बस नालायक बच्चों।